ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड मैनेजर्स है दैट यू क्लोजली ट्रैक, एंड उन्होंने कौन से ऐसे स्टॉक्स रिसेंट में लिए जो आपको लगता है कि या लाइक दे हैव लाइक टेकन सम बेट ऑन दिस स्टॉक, एंड लाइक द रीजंस बिहाइंड टेकिंग दैट बेट? I think मतलब I can't judge someone else's judgment because probabilistic sport है, but जैसे I've always liked the philosophy of PPFS, for example. I think 20 पराग पारिक. राइट, पराग पारिक, तो उसमें जैसे राजीव ठक्कर है, रौनक ओनकार है, तो I've actually seen them in real life also, like CFA society events पे देखा है, some of the most humble or down to earth people that you'll come across. कोई मतलब जिसे कहते हैं ना कि very open, very humble, very down to earth. That is typically the type of, I think कि अगर आप active fund management करें, that is typically the type of funds you want to be in for the long term, right? वो बात अलग है कि challenges आते हैं कि जैसे अब AUM बड़ा हो रहा है तो stocks ढूंढने भी मुश्किल हो जाते हैं, but I think some way or the other, if you have control over your behavior, you still get decent good opportunities. So what are like some top picks that you think they've done, and why do you think they would have done that? I think YouTube पे आपने इस पे कुछ डाला भी था, I think. Right. I think rather than the recent top picks, one thing which I've really liked is that they've always played the capital market cycle well. मतलब माने कि आपके कैपिटल मार्केट स्टॉक्स होते हैं, जैसे ब्रोकरेजेस हो गई, जैसे आप कैपिटल मार्केट का भी वैल्यू चेन देखोगे तो ब्रोकर्स होते हैं, जैसे आपका एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, ये एक लोगों को ट्रेडिंग करा रहे हैं, लाइक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. फिर आपकी कंपनीज हैं जो वेल्थ मैनेजर्स हैं, लाइक नुवामा हो गया, 361 हो गया, ये कंपनी ये क्लाइंट्स को एडवाइस करें कि इस AIF में पैसा डाल लो, इस म्यूचुअल फंड में पैसा डाल लो, एंड दे अर्न अ फी ऑन दैट, राइट? एंड खुद के भी AIF और ये सब मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं क्लाइंट्स को. थर्ड टाइप ऑफ आपके इस इंडस्ट्री के वैल्यू चेन में लोग आते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, जैसे JM फाइनेंस हो गया या डैम कैपिटल हो गया, तो ये डिफरेंट कंपनीज का IPO कराते हैं, राइट? फिर फोर्थ टाइप ऑफ आपके बिजनेस इस वैल्यू चेन में कंपनी हुई जो है आपके डिपॉजिटरीज. अब क्या है कि आप शेयर तो खरीद लिए, अब सपोज करते हैं कि आप ज़ारा गए और आप शॉपिंग करके आए, तो सबसे पहले क्या करते हो, अलमारी में लगा दो ना कपड़े खरा के, राइट? तो शेयर्स तो ले लिए, तो आपके शेयर्स कहाँ जाते हैं? डिपॉजिटरीज में, चाहे वो CDSL हो या NSDL हो. और कितनी डिपॉजिटरीज हैं कंट्री में? 2 ही, राइट? और शेयर्स खरीदने कहाँ से जाते हो? BSE से या NSE से, राइट? तो ये तो हमारी पूरी वैल्यू चेन होगी इस इंडस्ट्री की. एक पार्ट ऑफ वैल्यू चेन और है इस इंडस्ट्री में, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्लेटफॉर्म है. जैसा अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ म्यूचुअल फंड का, बट मेरे को जाके नहीं टाइप करना है हर एक AMC से, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मैं अपना टेक प्लेटफॉर्म भी नहीं बना सकता. तो जैसे प्रूडेंट करके एक कंपनी है, तो उससे मैंने टेक प्लेटफॉर्म ले लिया, राइट? उनका सारा ऑलरेडी हर एक म्यूचुअल फंड में टाइप हो रखा है. NJ वेल्थ भी ऐसी कंपनी है, तो उन्हीं का एक मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, गिव देम सम परसेंटेज ऑफ फी, उनका मैं सब टेक वेक यूज कर रहा हूँ और आगे मैं फंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ. तो इससे उनका क्या फायदा है कि वो स्केल कर रहे हैं, तो उनके लिए टेक पे स्पेंड करना ईजी. और क्योंकि अगर आपका PNL 300 करोड़ का है या 400 करोड़ का है, तो आपका टेक प्लेटफॉर्म अलग बनेगा वर्सेस समवन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जिसका 30-40 लाख रुपए का प्रॉफिट हो, राइट? तो वो भी एक इस इंडस्ट्री के अंदर वैल्यू चेन है. वैसे तो एक कंपनीज आती है विच आर कस्टोडियंस एज वेल, जो एसिड्स के कस्टोडियंस हैं. इसमें नुवामा होगी और एक और कंपनी ऑर्बिस करके. तो ये पूरी इंडस्ट्री की अगर आप वैल्यू चेन समझेंगे तो आप ऐसे समझ सकते हैं. पर ये वैल्यू चेन है सिक्लिकल. सिक्लिकल क्यों है? बुल मार्केट आएगी तो सब चलेंगे, सातों के सातों चीजें चलेंगी, इकट्ठे भागेंगी. बेयर मार्केट आएगी तो कुछ चीजें ज्यादा तेजी से गिरेंगी और कुछ चीजें कम तेजी से. अच्छा, इस चीज में तो एक सबसे बड़ी चीज भूल गया. इस वैल्यू चेन में एक और भी बहुत बड़ा पार्ट है, दैट इज AMCs, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, राइट? जैसे UTI AMC हो गया, या आदित्य बिरला AMC हो गया, HDFC AMC हो गया. So they are manufacturer of mutual funds, right? या ETFs हो गया आपके. So that is also very big part of this industry. तो आई थिंक हर एक इंडस्ट्री को पहले तो आप वैल्यू चेन में ब्रेक करेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगी कहानी कि यार अच्छा मेरे को आज कैपिटल मार्केट की इंडस्ट्री समझ आ गई. अब इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा साइक्लिकल क्या है? आज जब सबसे पहले आपके बेयर मार्केट स्टार्ट होती है, सबसे पहले क्या चीज गिरती है? दैट इज ट्रेडिंग वॉल्यूम्स. सबसे बड़ी साइक्लिकल चीज क्या है इसमें? ब्रोकर्स. क्यों? ब्रोकर्स के लिए तो क्या है यार, ब्रोकरेज इनकम खत्म, राइट? जो पहले एक बंदा दिन में 30-40 लाख की ट्रेडिंग कर रहा था, वही शायद से ना ही कर रहा हो, राइट? यही होता है हर बेयर मार्केट के अंदर. फिर आपके थोड़ा सा कम साइक्लिकल क्या है? वेल्थ मैनेजमेंट. क्योंकि वेल्थ वाले क्या करते हैं कि इक्विटी प्रोडक्ट अब लोगों को डेट में शिफ्ट करा देंगे, पर फंड्स तो वहीं पे स्टिकी रहते हैं, राइट? फिर तीसरा जो AMCs हैं, AMCs भी
साइक्लिकल है बिकॉज इनकी ट्रेजरी इनकम बहुत होती है, इनके पास कैश बहुत होता है बैलेंस शीट पे, तो उसमें इक्विटी के गेन्स भी आते हैं, तो ट्रेजरी इनकम टेक्स अ हिट. बट एएमसीज के सिनेरियो में क्या होता है, दे आल्सो हैव डेट फंड्स, बैलेंस एडवांटेज फंड्स, मल्टी एसेट फंड्स. आज आप देख रहे होंगे कि हर जगह मल्टी एसेट फंड्स की एड चल रही है कि गोल्ड, डेट, इक्विटी सब ले लो आप. राइट, तो प्रो साइक्लिकल होती है एएमसीज भी. अब मल्टी एसेट फंड्स की एड हो रही है. आज से 1 साल पहले तो सिर्फ स्मॉल कैप फंड्स की एड होती थी या थीमेटिक फंड्स की एड होती थी. दैट्स द फनी पार्ट. राइट, तो दैट इज ऑल्सो अ बिजनेस जो साइक्लिकल है, बट उतना साइक्लिकल नहीं है जितना ब्रोकरेज होएगा. फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं. इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी साइक्लिकल है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या कराते हैं, आईपीओ. राइट, अगर आपके जैसे अभी मैं संभव का एग्जांपल ले रहा था, उसका आईपीओ सपोज करते हैं डिले हो गया, पता नहीं होएगा नहीं, होने को जल्दी भी हो सकता है, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल हाइपोथेटिकल, XYZ कंपनी उनका आईपीओ डिले हो जाता है. राइट, तो उस सिनेरियो में क्या होएगा कि इट विल, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर की जो फी इनकम है दैट आल्सो गेट्स डिलेड. राइट, तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स आल्सो एंड अप बिकमिंग साइक्लिकल. बट फिर आपके जो CDSL NSDL टाइप बिजनेसेस आते हैं, तो इनमें भी साइक्लिकलिटी है, बट शैलो साइक्लिकलिटी है, बिकॉज इनमें और भी चार्जेस हैं. जैसे ट्रांजैक्शन चार्जेस इज द मोस्ट साइक्लिकल थिंग, कि जब भी कस्टमर ने ट्रांजैक्ट करा तभी एक चार्ज लगेगा. बट इनमें और भी इंटरेस्टिंग चीजें क्या होती हैं CDSL NSDL टाइप बिजनेस में, कि इशुअर चार्जेस होते हैं, कि आप एवरी ईयर जितनी भी कंपनीज स्टॉक मार्केट्स में है तो उनसे आप एक मेंटेनेंस फी ले रहे हैं, चार्जेस ले रहे हैं. राइट, कस्टमर से आप चार्ज कर रहे हैं क्योंकि आप उनके एसेट्स के कस्टोडियन है. राइट, तो वो सारे चार्जेस भी है. बट एटलीस्ट वी कैन से 40% ऑफ द इनकम विल बी साइक्लिकल इन नेचर, 60% ऑफ द बिजनेस इनकम विल बी नॉन साइक्लिकल इन नेचर. राइट, तो शैलो सिक्लिकल कह सकते हैं इसको. तो PPFAS का मेरे को एक सबसे अच्छी चीज क्या लगी कि क्योंकि वो कैपिटल मार्केट्स हैं, AMC है, देयर इन द AMC पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन, सो दे अंडरस्टैंड दिस वे. So they played CDSL wonderfully. I think वो CDSL में IPO से थे, and they also trimmed it at the right time, peak of the bull market में. They also played Motilal Oswal wonderfully because they bought it during a bear market. They sold it during a bull market. अभी भी थोड़ा सा percentage of allocation होएगा portfolio में. And they also played MCX wonderfully, that is multi commodity exchange. तो exchanges की भी जब हमने बात करी थी, BSE, NSE और MCX commodity के अंदर monopoly है. तो MCX भी एक टाइम पे बहुत सस्ता हो गया था क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन इश्यूज चल रहे थे. एक्चुअली MCX वाज समथिंग व्हिच वी आल्सो यूज्ड टू हैव. राइट, बिकॉज उसमें दिख रहा था टेक्नोलॉजी के इश्यूज हैं, दैट टेक्नोलॉजी इश्यूज गॉट रिजॉल्व्ड विद अ पीरियड ऑफ टाइम. राइट, तो MCX भी उन्होंने अच्छे से प्ले करा. तो एक अप्रिसिएशन कहां बढ़ती है कि एज एन AMC जहां पे आप लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स ले रहे हैं, तो आप विद इन योर ओन सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस दैट इज कैपिटल मार्केट्स, यू आर एबल टू प्ले इट दैट वेल. And it's not कि उनका hit rate उसके अंदर 30-40% है. Probably the hit rate in that sector there has been 100 on 100. They also bought UTI AMC at the right time. तो वहां पे rather than recent stocks, मैं आपको एक स्ट्रक्चर का थॉट प्रोसेस मतलब मैं देख के ये आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि वो फंड मैनेजर कैसे सोच रहा है. राइट, सो दैट इज अ आई थिंक सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डर थिंकिंग वर्सेस जस्ट फर्स्ट ऑर्डर की फैक्ट शीट देख ली क्या बढ़िया लग रहा है. तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही आप असेस कर सकते हो कि किसको पता है वो क्या कर रहे हैं. Right. And I think it'll also come with like experience as well because they've been in the industry since long. Plus, I mean, all the fund managers there, they're also like very well versed with the financial services industry. So that might also be one of the reasons. And I think cycles happen, they realize this. तो आपने अभी I think Kenneth Andrade sir का अपने एक podcast कराएगा, right? Oh yeah. Right, so उनका मैंने chapter master class with super investors में बहुत बारी पढ़ा है. So again, he also is someone who realizes cycle. For example, like is मतलब again fact sheet अगर आप उनकी देखो because it's publicly available. So he owns Bharti Airtel and Interglobe Aviation. Why does he own it? Simple thought process है. अगर हम उसको मतलब एक तरीके का डीकंस्ट्रक्ट करते हैं कि भारतीय एयरटेल में क्योंकि अब इस इंडस्ट्री में किसी और कंपनी के पास भैया ऐसी बैलेंस शीट नहीं रहेगी कि इतना बड़ा बिजनेस बन जाए. 2 लोग हैं, मारते काटते 14 लोगों को अब 2 पे आ गए. राइट, एक वोडाफोन आइडिया जिसमें अभी गवर्नमेंट ने स्टेक ले लिया है, एक BSNL है, और मेन तो अब है भारतीय एयरटेल और जियो. दूसरी चीज, अब इनका जो झगड़ा था आपस में बंद हो गया क्योंकि इन्होंने जिनको बैंकक्रप्ट करना था सबको जो बैंकक्रप्ट कर दिया. 14 कंपनियां थी, 18 कंपनीज थी, 18 से हम मेन 2 पे आ गए और 2 और भी हैं. तो 13 to 14 कंपनीज इंडस्ट्री में खत्म हो गई. 14 कंपनीज वेंट बैंकक्रप्ट. आई थिंक इसमें एक यूनिक और भी होता था एक टाइम पे, टाटा डोकोमो भी आता था, एयरसेल
एयरसेल भी होता था, वो चेन्नई सुपर किंग्स के वही तो होते थे सबसे पहले। उतनी देखी मैंने आईपीएल, उसके बाद नहीं देखी। राइट, तो एयरसेल होता था, राइट। तो देयर वर सो मेनी अदर कंपनीज, रीजनल ऑपरेटर्स भी होते थे। तो मर्जर्स वर्जर्स ये सब कर करके एंड में अब 2 मेन कंपनी रह गई है, 2 पेरिफेरी कंपनीज रह गई है। और अब इन कंपनीज के क्या पास क्या आ गई है? प्राइसिंग पावर। प्राइसिंग पावर माने कि आपके अब आरपूस जो है, आपका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, अब आप देखेंगे धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे लोग। बिल तो महंगा होना चालू हो ही गया फोन का। अब दूसरी चीज है कि अगर आप बिल नहीं पे करते, सपोज करो अभी आप मुंबई से दिल्ली आए और आपने बिल नहीं पे करा अपने एयरटेल का, आपको उन्होंने इंटरनेट काट दिया, कैसे घूमोगे दिल्ली के अंदर आप? दिल्ली के अंदर तो रोड इतनी कंफ्यूजिंग है, गूगल मैप के तो सारे घूम रहे होगे आप भी इधर। मेरे साथ यही होता है, जब मैं मुंबई जाता हूँ तो मेरे को मतलब मैं मुंबई इतनी बारी चला गया, बट मेरे को किसी जगह का नाम नहीं ऐसे याद रहता कि यार मैं लोअर परेल में था, मैं थाने में था, मैं कहाँ था, ये मैं घूम ही जाता हूँ मुंबई आके, राइट। तो गूगल मैप के सारे, राइट। तो एक हैबिट बन गई। अब हैबिट ऐसी बन गई कि अब आप उसको तोड़ नहीं सकते। तो क्या आएगा, उनके पास प्राइसिंग पावर है, धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि कंपनीज की बैलेंस शीट इतनी बड़ी है, जब कोई कंपेटिटर आने से पहले सोचेगा क्या मैं इस इंडस्ट्री में 40,000 करोड़ डालूं, 30,000 करोड़ डालूं या ना डालूं, तो कंसोलिडेशन प्ले आउट हुआ। तो दिस इज व्हाट यू कॉल बीइंग अ बैलेंस शीट इन्वेस्टर, कि उस एसेट को रेप्लिकेट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अ न्यू कंपनी टू कम इन एंड डू इट राइट नाउ। सेम इज हैपनिंग इन इंडिगो। आई थिंक इंडिगो वाइड बी इज लार्जेस्ट एलोकेशन, राइट। तो उसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। इंडिगो के पास एक प्लेन की डिलीवरी टिल 2031 आएगी फ्रॉम एयरबस से। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब जो अकासा एयरलाइंस है, अकासा ने सारे ऑर्डर दे दिए किसको? बोइंग को। एयर इंडिया ने किसको ऑर्डर दिए? बोइंग को और एयरबस को। प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा आज कौन चल रहा है? बोइंग, जो उनका मैन्युफैक्चरर्स है पीछे से। आपने देखा होगा बोइंग में बहुत प्रॉब्लम्स हुई है लास्ट 4-5 ईयर्स में। बीच में आई थिंक 737 मैक्स प्लेन के 2 क्रैशेस भी हो गए थे, और एक अभी आई थिंक बोइंग 777 था, जो यूएस में उड़ते उड़ते उसका दरवाजा अपने आप निकल के गिर गया, क्योंकि सब स्टैंडर्ड था। तो वो चीप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे अपने प्लेन्स बनाने के लिए। मतलब मैं अभी पीछे घूमने गया था यूरोप में लास्ट ईयर, तो मेरे को बड़ा डर लग रहा था बोइंग के प्लेन में बैठते। यार ये तो पता ही है सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, पता नहीं क्या बैठ क्यों ना हो इसके अंदर। मतलब अगेन, क्योंकि आप जब दिस इज आल्सो द कर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। तो इंडिगो के सारे प्लेन लकीली एयरबस हैं, तो मैं इंडिगो ही लेता हूँ इसलिए आजकल। राइट, तो राइट, सो लीविंग जोक्स असाइड, तो अब एयरबस के पास जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो लिमिटेड है, जिसमें से आई थिंक जो एक नंबर है कि 40 to 45% ऑफ एयरबस कैपेसिटी इज बुक्ड बाय इंडियन एविएशन मैन्युफैक्चरर्स टिल 2031. तो a new player cannot come into the industry even if they want to come in, because प्लेन किससे लोगे आप? ले ही नहीं सकते। तो क्या हो गया इंडस्ट्री में? फिर क्या प्ले आउट कर गई? कंसोलिडेशन। फिर क्या हो गया? बैलेंस शीट आप रेप्लिकेट कर नहीं सकते। फिर क्या हो रहा है कि कैश फ्लोज आपके ग्रोइंग रहेंगे, ग्रोइंग टाइम इंडस्ट्री है। बट हाँ, एविएशन और टेलीकॉम में क्या फर्क है कि एविएशन में आपका प्राइसिंग ऊपर नीचे है, राइट। क्योंकि अगर ज्यादा प्राइसिंग कर ली आपने तो यहाँ पे रिस्क क्या हो सकता है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे यूएस में ऐसा पैन एम एयरवेज करके थी एक, तो बहुत लॉन्ग टर्म रिस्क हो सकता है इंडिगो में, कि पैन एम एयरवेज इतनी डोमिनेंट हो गई थी जितनी इंडिगो है, 60-65% मार्केट शेयर हो गया था। बाकी सारी एयरलाइंस की एकदम बैंड बजा दी थी उन्होंने, क्योंकि सारे रूट्स इनके पास हैं, ऑन टाइम अराइवल है, और सारे प्लेन्स इनके पास हैं। तो पैन एम को फिर यूएस गवर्नमेंट ने ब्रेक करा, राइट, बिकॉज इट्स नॉट अ गवर्नमेंट लेड मोनोपोली, इट्स अ प्राइवेट मोनोपोली इन अ वे। बिकॉज फिर क्या होता है कि आपकी सर्विस क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है अगर कॉम्पिटिशन ना हो। तो आप इंडिगो पे देख रहे होंगे कि कितना ट्विटर पे एकदम या फिर इंस्टाग्राम पे एकदम हंगामा चल रहा है आजकल, राइट। यार मेरी फ्लाइट डिले होगी, बताया भी नहीं मेरे को, 1 दिन से डिले होगी, 2 दिन से होगी, वो तो होएगा ही, बिकॉज इंडिगो इज द सिस्टम इटसेल्फ नाउ। इंडियन रेलवे में भी तो आप देखते हो कि लोग कितना उल्टा सीधा लिखते हैं, बिकॉज इंडियन रेलवे इज द सिस्टम इन इटसेल्फ नाउ, राइट। तो वो एक लॉन्ग टर्म रिस्क इंडिगो के बिजनेस में जरूर हो सकता है। बट आई कैन जस्ट डीकंस्ट्रक्ट द थॉट कि क्यों इंडिगो लिया आएगा। This is the thought process. Consolidated industry, 1 or 2 main players, cash flows will keep growing. For someone else to enter is nearly impossible because वो बैलेंस शीट को आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते। आज भी इंडिगो पास आई थिंक 16,000 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है बैलेंस शीट पे, राइट। कई लोग कहते हैं इंडिगो पास डेट है, ना, इंडिगो इज अ डेट फ्री बिजनेस मॉडल विद वेरी हाई आरओसी। आपको डेट जो दिखती है बैलेंस शीट पे वो लीज लाइबिलिटीज है, वो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। आप लीज लाइबिलिटीज को हटा के देखेंगे तो बैलेंस शीट इज नेट कैश ऑफ 15,000-16,000 करोड़, राइट। तो अगेन दीज आर इंडस्ट्रीज में लास्ट मैन कीप स्टैंडिंग। बट उनका थॉट प्रोसेस डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हो
कि अच्छा अगर मैं इनके फंड में, म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूँ, तो मतलब ये ऐसी इन्वेस्टिंग करेंगे जहां पे कंपनीज सिर्फ 1 2 3 ही रह जाएंगी, मतलब जहां पे बैलेंस शीट या तो कंसोलिडेट हो जाएंगी, तो इनका थॉट प्रोसेस ऐसा है। तो अब फैक्ट शीट देखना इजी है, बट पीछे का थॉट प्रोसेस डिकंस्ट्रक्ट करने में रियलिटी है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में। That's a very good point. I agree. In fact, मैं जब उनसे पॉडकास्ट भी कर रहा था, I really liked the way he was emphasizing on contrarian thinking, and he was like, he's a big fan of contrarian thinking. वो बता रहे थे कि उनके सारे bets जो भी होते हैं, like it has to be like something contrarian, which not a lot of people are doing, and he'll do that. And कुछ बेट्स में बहुत लाइक मल्टीपल पैसा बन जाता है, कुछ बेट्स रॉन्ग होती है, बट जो बेट में मल्टीपल पैसा बनता है, दैट आउटवेज ऑल द रॉन्ग बेट्स। आई थिंक एक बुक है कैपिटल रिटर्न्स बाय एडवर्ड चांसलर, तो आई थिंक आपकी ऑडियंस वाले सोच रहे हैं यार 6-7 बुक्स तो भी बता दिए। मेरा क्वेश्चन था बुक्स पे, बट अभी आई थिंक आई वोंट आस्क दैट। तो आई थिंक वो मैं आपको चलते चलते बीच में काफी बुक्स आई विल कीप रिकमेंडिंग, बिकॉज कैपिटल रिटर्न्स एक ऐसी बुक है जो हर किसी को पढ़नी चाहिए, चाहे आप बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, हर किसी को पढ़नी चाहिए। बिकॉज हमें कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है कि ना कैपिटल साइकिल्स घूमती हैं। इफ यू थिंक अबाउट इट, आज क्विक कॉमर्स के अंदर मल्टीपल प्लेयर्स क्यों एंटर कर रहे हैं? जैसे Amazon तेज से एंटर कर गया, फ्लिपकार्ट मिनट से एंटर कर रहा है, सिमिलरली स्पेंसर या फिर वो गोइनका की जो कंपनी रिटेल में स्पेंसर ये शायद से उन्होंने भी अनाउंस करा है, एंड जियो भी एंटर कर रहा है, राइट? टाटा एंटर कर गया वाया बीबी नाउ, बिग बास्केट नाउ, एंड जेप्टो ने फंड रेजेस करे, स्विगी ने आईपीओ करा, उसमें स्विगी का भी इंस्टामार्ट है एंड जोमेटो भी है। तो if you start viewing investing in terms of capital cycles, it gives you a lot of understanding कि more capital is entering that industry. तो ना एक चीज होती है ग्रीशैम्स लॉ के नाम की। ग्रीशैम्स लॉ नाम क्या है कि अगर इनडिसिप्लिन लोग एक जगह बढ़ते जाएंगे, जैसे पीक ऑफ बुल मार्केट में क्या होता है कि बहुत इनडिसिप्लिन लोग विद ह्यूमंगस एक्सपेक्टेशन जब आते हैं, तो दैट लीड्स टू इरैशनैलिटी यूजुअली, राइट? तो वहां पे क्या होता है कि धीरे धीरे सिस्टम का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो वो विजय केडिया सर का भी वो एक काफी इंटरेस्टिंग है कि बुल मार्केट्स क्रिएट वीक मैन एंड बेयर मार्केट्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन, राइट? तो ऐसे वो मतलब इस बेसिक रिलेटेड टॉपिक पे वो कुछ कहते हैं। आई थिंक उनका बहुत बड़ा कोट है, मेरे को याद नहीं अभी, राइट? बट उसका जिस्ट यही है। तो कैपिटल साइकिल्स में भी यही होता है, जब कोई इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही हो तब उसमें बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग वहां पे पैसा डालते हैं। जब बहुत लोग पैसा डालते हैं तो आपका रिटर्न नीचे चले जाते हैं, राइट? क्यों ऐसा है कि यार 10 में से एक ही रेस्टोरेंट चलता है, 9 बंद हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आके पैसा डाल रहे हैं। इट्स नॉट इजी, राइट? मतलब आप देखेंगे कि एक कितने कम रेस्टोरेंट्स होते हैं जो stand the test of time. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.